हाय, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस CME कॉन्टिनेंस मेडिकल एजुकेशन के अगली कड़ी में। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप चैट पे लिख दीजिए इफ यू आर एबल टू सी मी एंड इफ यू आर एबल टू हियर मी। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू, थैंक यू, मुझे पता चल गया है। अब सीधे हम शुरू करते हैं काम की बात। आपने इन दिनों काफी सारे सवाल पूछे कोविड के पेशेंट को देखते हुए। लास्ट सीजन में, पिछले साल 2020 में आप सबने कोविड के पेशेंट को देखा और हमने मिलकर करीब 50,000 पेशेंट ठीक किए। और इस बार विच इज कॉल्ड सेकेंड वेव, अभी भी हम पेशेंट देख रहे हैं। रोज हमारे पास जो हमारे हेल्पलाइन में पिछली बार से ज्यादा, यानी कि करीब 3,000, 2,500-3,000 कॉल्स आते हैं। और उनको, उनमें से काफी लोगों को तो हम फोन पे और वीडियो के थ्रू ही उनको मैनेज करते हैं, लेकिन जो हमें लगता है कि ये वीडियो के थ्रू या फोन पे मैनेज नहीं हो सकता, फिर वो हम आपको यानी कि नाइस एक्सपर्ट्स को आगे रेफर कर देते हैं। तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू ट्रीट एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल। और वेव वन जिसे बोलते हैं, दैट इज 2020 में हमने करीब 50,000 पेशेंट या उससे ज्यादा पेशेंट देखे। वेव टू जिसे बोलते हैं, जो कि अप्रैल महीने में जो आया, उसको वेव टू बेसिकली बोल रहे हैं। उसमें हमने अभी तक, मुझे लगता है कि 5,000 का आंकड़ा हमने टच कर लिया होगा। 5,000 पेशेंट्स। लेकिन आप सबने देखा, जो लोग पेशेंट्स लगातार देख रहे हैं और जिन्होंने पिछले सीजन में भी पेशेंट देखे कोविड के, कि पिछले सीजन में जो पेशेंट्स हैं और इस सीजन में जो पेशेंट हैं, दोनों में फर्क है। इस सीजन में ब्रेथलेसनेस, सांसों की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पैनिक, ये कई गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पिछले सीजन में। पहली बात। दूसरी बात, ये पिछले सीजन में 3 दिन में अक्सर पेशेंट ठीक हो जाया करते थे। इस सीजन में 10 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन ऐसा भी लग रहा है। तो यानी कि इस सीजन में ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये तो हमने देखा। तो अब क्योंकि दिक्कत ज्यादा है, पिछले सीजन में जो पेशेंट आए उनके सिम्टम्स और उनके रिकवरी रेट और उनके कॉम्प्लिकेशंस उसके मुकाबले इस सीजन में कई गुना ज्यादा है। इसीलिए जो एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, एडिशनल सिम्टम्स हैं और जो चैलेंजेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन है। इट इज कॉल्ड CME कॉन्टिनेंस मेडिकल एजुकेशन। और इस सेशन के बाद एक हम टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट आज नहीं लेंगे, वो आगे लेंगे। और टेस्ट के बेसिस पे फिर जो लोग पास करेंगे उनको फिर हम जो इस सीजन के कोविड पेशेंट देंगे, क्योंकि इस सीजन के कोविड पेशेंट को हैंडल करने के लिए यू विल नीड सम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सम स्पेशल स्किल्स, जो हम आज डिस्कस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो जो प्रॉब्लम आपने देखा है इस सीजन में, वेव टू में, वो सारे प्रॉब्लम्स आप सबने भेजा अपने ईमेल के माध्यम से। और हमने, हमारी टीम ने उसको पढ़ा, कलेक्ट किया, खास तौर पे उसको एक एक करके पढ़ा और उसको पढ़ के आपके सवालों के जवाब एंड सोल्यूशन के साथ ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, ताकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बाद में भी देख पाए। और क्योंकि जितने सारे अपने प्रॉब्लम पूछे, I tried to include solution and answer of every possible question जो आप पूछे, आपने पूछा या आप पूछ सकते हैं, या आने वाले दिनों में आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो पेशेंट के साथ आज हो रहा है, वो हो सकता है आपके घर में भी किसी के साथ हो, या हो सकता है आपके खुद के साथ भी हो। तो ऐसी स्थिति में हमें बेस्ट क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो बिल्कुल टाइम ना बर्बाद करके शुरू करते हैं आज का ये CME कॉन्टिनेंस मेडिकल एजुकेशन का अगला भाग। और आप में से सारे के सारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाले हैं और ज्यादातर ऐसे हैं जो जिन्होंने 2020 में भी सीजन 1, वेव 1, कोई भी नाम बोल दें, तब भी पेशेंट को देखे हैं। तो अब जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और हमें क्या करना है, इस पे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, ताकि बिना कंफ्यूज हुए आपके दिमाग में चला जाए और दिमाग में जाने के बाद ऐसा बैठ जाए कि पेशेंट चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना आए, कितना भी क्रिटिकल क्यों ना आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। उसमें आपको 3 चीज मैनेज करनी है। दिमाग में रखिए, यू हैव टू मैनेज ओनली 3 थिंग। जब कोई कोविड का पेशेंट आएगा, या फ्लू का पेशेंट आएगा, या इन्फ्लुएंजा का पेशेंट आएगा, ये सारी चीजें आपको पता है हमारे लिए सेम है। हमारे लिए कोविड टेस्ट का कोई मतलब नहीं है।
कोई बोलेगा मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तब भी हमारा सिस्टम बिल्कुल सेम है। कोई बोलेगा मैं कोविड नेगेटिव हूँ, तब भी हमारा सिस्टम बिल्कुल सेम है। हमारा जो सिस्टम है वो सिम्टम को देख के होता है, ना कि उसका टेस्ट रिपोर्ट को देख के होता है। सिम्टम झूठ नहीं बोलता है, टेस्ट रिपोर्ट झूठ बोलती है। वही आदमी अगर दोबारा टेस्ट कराएगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल उल्टा भी आ जाएगा, वहीं का वहीं, उसी वाले RT-PCR टेस्ट वाले जगह से। इसलिए सबसे पहली बात, आपको टेस्ट पे नहीं देखना, आपको सिम्टम देखना है। आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि इस बार सीटी स्कैन का स्कोर कितना है, कोई बोल रहा है 11 स्कोर है, कोई बोल रहा है 12 स्कोर है। इस तरह से डी डाइमर टेस्ट है, बहुत सारे और टेस्ट जोड़ दिए गए हैं जो आज से 1 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, कुछ महीने पहले कोई जानता भी नहीं था। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये बेकार के टेस्ट हैं, इनके चक्कर में पढ़ना नहीं, ना पेशेंट को बोलना है कि पढ़े। और अगर वो पेशेंट अगर बोलता है कि ये टेस्ट का ये रिस्पॉन्स है, तो हम बोलेंगे कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर सिम्टम। आप अपना सिम्टम बताओ, ना कि ये टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। दिखाएगा तो देख लेना, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट से हमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना, ना उसको करने बोलना है। तो सिम्टम इज द बेस्ट थिंग, नॉट द टेस्ट रिपोर्ट। ये टेस्ट रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, वो स्केरी है, वो डरा देने वाला है। तो पहली चीज कि लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ज्यादा लेके आ रहे हैं इस बार इन कंपैरिजन टू पिछली बार। तो डायग्नोस्टिक को आपको दूर रखना है, सीटी स्कैन के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करना है, किसी भी टेस्ट के लिए फॉर दैट मैटर रिकमेंड नहीं करना है। और टेस्ट लेके आ भी जाएगा तो हमारे लिए वो मीनिंगलेस है। साफ सी बात है, हमारे लिए टेस्ट आर मीनिंगलेस। द ओनली टेस्ट इज हाउ ही इज फीलिंग, उसके सिम्टम क्या है हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे एज ए नाइस एक्सपर्ट एक चीज और मैं बता दूं, इस बार जो पेशेंट्स आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू पिछली बार जो पेशेंट आ रहे थे वो थे इन्फ्लुएंजा के पेशेंट, फ्लू के पेशेंट, कोविड के पेशेंट, कोरोना के पेशेंट, कुछ भी नाम बोले, कि उनको वायरस आ गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, उनका टेम्परेचर बढ़ गया और वो हमारे पास आ गए। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं वो वाले पेशेंट तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा एक और कैटेगरी के पेशेंट आ रहे हैं जो पहले से ही बीमार हैं, सालों साल से अस्थमा से बीमार है, लंग डिसऑर्डर से बीमार है, निमोनिया से बीमार है, जो समय सालों से वो अस्थमा का पंप ले रहे हैं, या जो पहले से ही ऑक्सीजन में है, जो पहले से ही एक लंग के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। तो वही लोग पैनिक होके वो लोग आ रहे हैं। तो वो लोग हमारे पेशेंट नहीं है। हमारे पेशेंट तो वी आर नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, इन्फ्लुएंजा केयर, वो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट नहीं है। निमोनिया के पेशेंट और इन्फ्लुएंजा के पेशेंट आर टू डिफरेंट थिंग। एक आदमी जो वायरस आया जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया, उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है 3 4 5 दिन में। लेकिन एक आदमी जिसको निमोनिया लंबे समय से है, सालों साल से है, तो उसको सॉल्व करना 3 4 दिन में नहीं होने वाला। वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है। तो सबसे पहली बात कि हमें ये डिस्टिंग्विश करना होगा। जो सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पेशेंट को देख के हमें डिस्टिंग्विश करना होगा कि ये फ्लू का पेशेंट है, यानी कि वायरल फ्लू का पेशेंट है, या ये कोई लाइफस्टाइल डिजीज का पेशेंट है, यानी कि पहले से लंग डिसऑर्डर था। ये आपको डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करने से आप ये पता लगाएंगे कि ये कितने दिन में ठीक होगा। अगर तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पेशेंट है, सालों से या महीनों से या दिनों से पहले से ही वो लंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो फिर वो 2 4 दिन में ठीक नहीं होने वाला। ये बहुत ही क्लियर कर लो, क्योंकि वो फ्लू की वजह से नहीं है। अगर तो किसी वायरस ने आपको बीमार कर दिया, तो वायरस को तो हमारा डाइट, हमारा सिस्टम 3 दिन से 7 दिन में किल कर सकता है। लेकिन किसी का लंग्स पहले से ही डैमेज है और तब वो आ रहा है हमारे पास, तो लंग्स को जादुई तरीके से हम 3 4 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं। और जब वो ठीक नहीं होगा तो हमें ये लगेगा कि हमारा सिस्टम अब फेल हो गया है। तो स्टेप 1, पहली बात तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम अपने लेवल पे डिस्टिंग्विश कर देते हैं और ऐसे पेशेंट को आगे भेजेंगे ही नहीं। जो वाले पेशेंट एक हिस्ट्री ऑफ लंग डिसऑर्डर वाला है उसको नहीं भेजेंगे, वो हमारा पेशेंट नहीं है। हम तो उसको भेजेंगे जो अभी उसको फ्लू आया है और अब हेल्दी इंसान बीमार पड़ गया है, तो वो हमारा ट्रू पेशेंट है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश। आप ये डिस्टिंग्विश करेंगे पहले, जब आप पेशेंट से बात करेंगे डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई ये एक फ्लू का पेशेंट है या फिर ये पुराना किसी लाइफस्टाइल डिजीज का पेशेंट है। वो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, कि आपका थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री बताइए, पहले से कोई लंग की कोई तकलीफ थी या है, तो वो बता देगा पेशेंट कि मैं तो ऑक्सीजन ले रहा था पिछले 6 महीने से, या बताएगा मैं पंप ले रहा था पिछले 10 महीने से, या कुछ और बताएगा। वो जो भी वो बताएगा उससे आप समझ जाएंगे। फिर आप उसको धीरे से बोलेंगे कि आपका एक पुरानी बीमारी है तो आपको लंबा टाइम लगेगा। तो खैर, हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पेशेंट को 7 दिन से 14 दिन तक हम उसको स्टेबलाइज होते देखेंगे।
ऑन एवरेज 7 दिन से 10 दिन ही बोलिए, और उसके बाद स्टेबल हो जाएगा तो DIP डाइट उसको लेना है लंबे समय तक, ऐसा बोल के उस पेशेंट से विदा ले लेंगे कि भाई हमारी सर्विस यहीं पे खत्म होती है। क्योंकि वो पेशेंट अगर 3 महीना, 4 महीना, 9 महीने में ठीक हो रहा है तो हमें तब तक चेस करने की जरूरत नहीं है। इट इज 7 days to 10 days बेसिकली, 7 days to 10 days, हद से 14 दिन, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वो वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट नहीं है, वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट नहीं है, वो पहले से ही कोई पेशेंट था, ऊपर से उसको फ्लू हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो कई बार जो लोग पूछते हैं आप में से कि भाई पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो पेशेंट जो लंबे समय से बीमार है वो भी लंग डिसऑर्डर का, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। बॉडी की जितनी भी ऑर्गन है, आप में से जिन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी का कोर्स किया उनको ये पता है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसमें स्टमक जो है वो सबसे जल्दी ठीक होता है, और सबसे देर में स्किन या फिर लंग्स सबसे ज्यादा समय लगता है। तो लंग्स की डिजीज जो लाइफस्टाइल डिजीज है, दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। तो उसको हम सोचेंगे कि ये तो वायरस का पेशेंट है, और फिर हम उम्मीद करेंगे मैं तो 3 दिन में ठीक कर दूंगा, तो वो 3 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, वो 3 महीने में भी ठीक नहीं होने वाला, और फिर हम सोचेंगे कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट सीजन में इस तरह के पेशेंट नहीं आते थे, ट्रू फ्लू पेशेंट, ट्रूली जो फ्लू पेशेंट है वही आते थे, तो उनको हम 3 दिन में सॉल्व कर भी देते थे, अक्सर ही करते थे, आप ही ने किया है। तो पहला स्टेप, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, और डिस्टिंग्विश करने के बाद पेशेंट को बोल देंगे कि आपका एक पुराना बीमारी है, तो डोंट एक्सपेक्ट एनी क्विक हीलिंग। हाँ, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को क्विकली हमें नीचे लाना है, वो मैनेजमेंट करना है, लेकिन अदरवाइज उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब उसको लगातार खांसने की एक आदत है या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो वो समय के साथ जाएगा, वो एक दिन में नहीं जाने वाला, 2-4 दिन में नहीं जाने वाला। दिस इज द फर्स्ट डिस्टिंक्शन विच यू हैव टू मेक। अब आगे आते हैं कि कैसे मैनेज करना है। फिलहाल एज ए नाइस एक्सपर्ट आपको किसी भी पेशेंट के 3 चीजों को मैनेज करना, कोई चौथी चीज नहीं होती, 3 ही चीज को मैनेज करना है, देयर इज नो फोर्थ थिंग। तो तीनों तीनों पे अगर आपका फोकस रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। वो 3 चीज कौन है, कौन कौन से हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, वन इज द टेम्परेचर मैनेजमेंट, वन इज द रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड वन इज द पेन मैनेजमेंट। 3 चीज है, टेम्परेचर मैनेजमेंट है, और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मैनेजमेंट है, और तीसरा पेन मैनेजमेंट। इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मैनेजमेंट, ब्रेथलेसनेस, इसको सबसे पहले मैनेज करने की हमें जरूरत है, या एटलीस्ट समझने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए आपको पेशेंट का नॉलेज मैनेजमेंट करना है, पेशेंट का नॉलेज मैनेजमेंट करना है। टू मैनेज ऑल द 3 थिंग यू हैव टू मैनेज द नॉलेज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के नॉलेज को आपको मैनेज करना है। एंड नॉलेज मैनेजमेंट के लिए पहला स्टेप आप लिख लीजिए सब लोग, कि जब कोई पेशेंट आप पहली बार बात करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाए, बहुत मेहनत ना करनी पड़े, तो पेशेंट को सबसे पहले एक बात बोलेंगे कि एक लिंक आप बना के व्हाट्सएप से भेजेंगे, bishwaroop.com/niceCure, NICCURE, नाइस क्योर, नाइस क्योर, bishwaroop.com/niceCure, ये सिंगल वर्ड है, नाइस क्योर, राइट। तो आप बोलेंगे पेशेंट को कि आपको हम ठीक करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले ये इस लिंक में जाइए, इसमें 3 वीडियो मिलेंगे, वो तीनों वीडियो आप बैठ कर आराम से आप और अपने फैमिली के मेंबर देख लें। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि जब वो देख लेगा तो उसको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि जब वो देख लेगा तो ही विल अंडरस्टैंड कि करना क्या है, 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करना है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है, प्रोन पोजिशनिंग क्या होती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, फैन क्या होता है, ये सारे जो वोकेबलरी है उसको एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अगर पेशेंट को आसानी से ठीक करना है तो सबसे पहला स्टेप, आज के इस ट्रेनिंग का पहला सीख, आप उसको लिंक दे देंगे bishwaroop.com/niceCure, और इसमें मैं 3 वीडियो मैंने डाले हैं, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे पेशेंट के सिम्टम बदलते रहेंगे वैसे वैसे मैं नए वीडियो डालूंगा, पुराने हटा लूंगा, नए वीडियो डालूंगा, पुराने हटा लूंगा। मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 3 ही वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा, एंड टोटल टाइम करीब आधे घंटे की करीब, क्योंकि पेशेंट बहुत लंबा वीडियो नहीं देख सकता, वो 10-10 मिनट के 3 वीडियो देखेगा तो आधा घंटा हो गया, इतना तो पेशेंट देख लेगा, राइट। तो इससे क्या है कि वो पेशेंट जो है वो पेशेंस के साथ काम करेगा, पेशेंस के साथ काम करेगा,
मतलब ये वो रह के वो ये नहीं सोचेगा मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, ये डाइट क्या ठीक करेगा, मुझे तो दवाई से ठीक होना है। इस तरह के जो कंप्लेन्स हैं वो कम हो जाएंगी, बिकॉज उसने अपनी नॉलेज को थोड़ा मैनेज कर लिया है, आपने मैनेज कर लिया। दैट इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट। द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज मैनेजमेंट। आपको पेशेंट के नॉलेज मैनेजमेंट करना है। उसके लिए दो स्टेप हैं। स्टेप वन कि जैसे ही आप पहली बार बात करेंगे, आप उसको bishop.com/niceCure का लिंक दे देंगे, बोलेंगे कि पहले आप ये देखिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब जब वो देख लेगा तो आधा तो खुद ही समझ जाएगा, बिकॉज उसने वीडियो देख लिया है। हो सकता है ये तीनों वीडियो उसने पहले भी देखे हो, बिकॉज हमारे वीडियोस तो वायरल होते हैं। कोई बात नहीं, उसको बोलिए एक बार फिर देख ले, तो क्योंकि जितनी बार देखेगा उतनी बार उसकी आंखें खुलेंगी। तो एक बार तो वीडियो इंसिस्टिंगली देखने की कोशिश करने बोलना है। या फिर वो जो तीनों वीडियो हैं वो आप व्हाट्सएप में भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपका पहला कर्तव्य हुआ कि अभी 2 वीडियो हैं तो आगे 3 वीडियो आ जाएंगे। हमारे टीम डाल रही थर्ड वीडियो को। जब तक ये लेक्चर खत्म होगा, तीसरा वीडियो हमने अभी शूट किया वो डाल देंगे। अच्छा, ये वीडियोस हम क्यों, जैसे 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 समय बदलता रहता है, लोगों की जो कंप्लेंट्स बदलती रहती है, बदलते हुए कंप्लेंट्स को देखते हुए हम नए वीडियो बनाएंगे उस नए सिनेरियो के हिसाब से। तो लिंक सेम रहेगा, वीडियो बदलते रहेंगे। यानी कि हर 15 दिन में आपको खुद भी ये लिंक आके चेक करना है कि कोई नया वीडियो तो नहीं आ गया, क्योंकि वो नया वीडियो आपको भी देखना है। क्योंकि हो सकता है पेशेंट उस नया वीडियो के बारे में कुछ पूछे, तो वो जो वीडियो मैं बोल रहा हूँ पेशेंट को दिखाना है, वो एक्चुअली आपको भी देखना है, ताकि आप भी क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पेशेंट नॉलेज मैनेजमेंट का पहला स्टेप। दूसरा और आखिरी स्टेप पेशेंट नॉलेज मैनेजमेंट का, कि जो भी चीज आप उसको बोलेंगे वो बोलेंगे, और साथ में उसका एक स्लाइड व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो आपने लिखित रूप में नहीं ना भेज पाए। लिखित रूप में भेजना जरूरी है। लिखित रूप में भेजने के लिए आपको हमने ऑलरेडी स्लाइड दिए हुए हैं, सारे स्लाइड दिए हुए हैं। वो स्लाइड मैं अभी दिखाऊंगा एक बार। और वो स्लाइड अगर नहीं भी दिए हैं या आपको लगता है आप भूल भी गए, गुम हो गया, तो हम एक बार फिर से भेज देंगे। तो आपके पास हैंडी, आपके हाथ में वो आपका टूल हो गया, हथियार हो गया। आपके हाथ में कुछ स्लाइड्स होने चाहिए व्हाट्सएप आगे फॉरवर्ड करने के लिए, और कुछ वीडियोस होने चाहिए। तो क्या है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। जो भी चीज उनको समझा रहे हैं वो आप लिखित में पहले दे रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। तो यानी कि वो पहले आपने जो लिखित दिया है या जो वीडियो दिया उसने देख लिया, अब जब समझाएंगे तो आपका काम कम लगेगा टाइम। तो अब आते हैं इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट। ये चीज थोड़ा, आप लास्ट सीजन में इसकी उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत अभी दिख रहे हैं। ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करें। ब्रेथलेसनेस में दिक्कत है, इसमें क्या करें। तो इसमें जो हमारे पेशेंट है जिनको हमने ठीक किया, वो 45% ऑक्सीजन सेचुरेशन तक भी आए, और वो ऊपर 95 तक पहुंच गए। ऐसे उदाहरण भी हैं, और वो तीसरा वीडियो में डालूंगा इसमें, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यानी कि 45 तक हमने देखा कि सक्सेसफुली 95 तक पहुंच जाता है। 45 मतलब बहुत ही क्रिटिकल। कोई भी डॉक्टर सुनेगा 45 तो वो तो सोचेगा कि ये तो पेशेंट बच ही नहीं सकता है। लेकिन वो जो पेशेंट ने बचे, हमने क्या प्रोटोकॉल किया उस पेशेंट के लिए, उसके लिए आप एक वीडियो देखिए जो मैंने कार में बनाया था। वीडियो, वो वीडियो भी मैंने उन 3 वीडियो में डाला है, जो वीडियो का लिंक bishop.com/niceCure में है। बेसिकली किसी भी पेशेंट के ब्रेथलेसनेस के लिए एक ही मैकेनिज्म है जो आपको करना है, पोजिशनिंग द पेशेंट। और ये हम पिछले 1 साल से करते आए हैं, जिसे प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, कि पेशेंट को लिटा दो और पेट के बल लिटा दो, और लंबे समय तक रखना, घंटों तक रखना है। ये इतनी सिंपल बात है पोजीशनिंग। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और यही हम चाहते हैं। इससे आधा काम तो हो जाएगा, एटलीस्ट 30-40% काम तो पक्का ही हो जाएगा। अब लंबे समय तक पेशेंट लेट नहीं पाता है, क्योंकि उसके कमर में दर्द करने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, खासतौर पे मोटे लोग या बूढ़े लोग। तो उसके लिए आपको पेशेंट को 3-4 पोस्चर और बताने हैं। ये सारे पोस्चर आपके पास व्हाट्सएप में होने चाहिए फटाफट, कि वो लेट नहीं सकता तो बैठ जाए। कैसे बैठ जाए, आगे की तरफ झुक के बैठेगा तो वो अच्छा फील करेगा। तो वो जब आप बोलेंगे मुंह से फोन पे कि आगे की तरफ झुक के बैठ जाइए, तो उसको नहीं समझ आएगी। तो इसके लिए इस तरह के वीडियोस, कि आगे कैसे इस तरह के फोटोज, ये व्हाट्सएप में मैं आपको भेज दूंगा। या फिर ये पिलो लेके कैसे बैठना है, ये आप देखिए, ये भी व्हाट्सएप में मैं आपको भेज दूंगा। तो ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, ये फोटोज आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। तो आप ये फोटो भेजेंगे और तब बोलेंगे खड़ा होना, तो कैसे खड़े होना है, कि लेटे लेटे वो उसकी हालत खराब हो रही, तो खड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा, खड़े होके। तो ये इस तरह की फोटोज हैं। ये फोटो, ये 3-4 पोस्चर्स हैं, कि अगर ये पिलो का यूज करके साइड पोज, आप देखिए साइड पोज यहाँ पे,
कि पिलो का यूज करके जब प्रोन पोजीशन में लेटने में वो थक गया पेशेंट, तो साइड पोज में वो पेशेंट इस तरह से लेट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि बहुत सारे पिलो लेके, या वो ऐसे बैठे बैठे भी कंफर्टेबल हो सकते हैं इस तरह से, कभी कभी खड़े होके भी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी पिक्चर्स आपको भेजना है, ये सारे पिक्चर्स आपको भेजना है और तब बताना है। इसके वीडियो जब उसने पहले ही देख लिया तो उसको अकल आ गई है, लेकिन ये फिर भी भेजना है। तो जैसे ही वो पोजीशनिंग, इनमें से पोजीशन घुमा फिरा के, बाकी प्रोन पोजीशन जितनी देर तक प्रोन पोजीशन रह सकता है, और उसके बाद फिर रिलैक्स देने के लिए इन्हीं में से पोजीशन चेंज किया। आप गौर से देखेंगे, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हॉस्पिटल के बाहर जो लोग तड़प रहे होते हैं, तो अक्सर उनका पोजीशन इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि वो इस तरह से लेटे होते हैं, चेयर पे इस तरह से बैठे होते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए लेटे होते हैं पीठ के बल। तो ऐसे में आप देखते हैं कि उनका डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। तो एक्चुअली उनको ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं जितना कि उनकी पोजीशन को चेंज करने की जरूरत है। इस बात को जितना आप इंसिस्ट करें उतना कम है। तो ये एक इंसिस्ट करने वाली बात है, ये आपको इंसिस्ट करना है पेशेंट को, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद आपको उसका ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करना है। तो आप शुरू में ही बोल सकते हैं कि इस तरह का फैन का जुगाड़ वो कहीं से भी कर ले, इट रियली वर्क्स, क्योंकि हमने तो पेशेंट को देखा, पिछले साल से आपने देखा कितने पेशेंट को आपने ठीक किया। तो जो ब्रेथलेसनेस के लिए आपको लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, फिर एयर को फ्लो को बढ़ाना है। फिर आप देखिए जो कार वाली वीडियो है, जो bishrup.com/niceCure में आ जाएगा, कि ब्रीदिंग का एक पैटर्न है, कैसे गहरी सांस नाक से लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है, वो भी सीडी की तरह मुंह करके। ये खास टेक्निक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है ब्रेथलेसनेस में रिलीफ देने के लिए। तो 3 चीजें हो गई एक्चुअली। पहली चीज क्या हुई? पहली चीज हो गया पोजीशन करना, दूसरा चीज फैन रखना, और तीसरी चीज आपको ब्रीदिंग को जो पैटर्न है इस पैटर्न में करना। डीप ब्रीथ इन द काउंट ऑफ 2 और 3, एंड देन आउट थ्रू माउथ इन द काउंट ऑफ about 4 to 6. That is what we need to do in deep breathing. तो ये तीनों स्टेप आपको करने हैं। और चौथा स्टेप है टेस्ट करना कि पेशेंट को कंफर्ट हुआ कि नहीं। टेस्ट करने के लिए बॉड स्केल, एक स्केल है, मतलब इतना बड़ा चार्ट है, उस चार्ट से 0 से 10 तक के लेवल पे कितनी पेशेंट को कंफर्ट मिला है इन कंपैरिजन टू 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, वो आपको देखना है। देखिए, ब्रेथलेसनेस और SpO2 दो अलग अलग बातें हैं। किसी को ब्रेथलेसनेस हो सकता है लेकिन उसका SpO2 बिल्कुल नॉर्मल 90 से ऊपर रह सकता है। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 70 है, लेकिन उसको ब्रीदिंग कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। समझिए मेरी बात। और ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी का कम हो सकता है लेकिन ब्रीदिंग की कोई डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो है लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ब्रेथलेसनेस जो है, ब्रेथलेसनेस इज डिफरेंट। ब्रेथलेसनेस अलग है एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन अलग है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कि उसका ऑक्सीजन भी डिप हो गया और उसको सांसों में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ज्यादातर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग भी होते हैं। अब इसको जरा समझते हैं। सिर्फ ब्रेथलेसनेस होती है, यानी कि सांसों में तकलीफ हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो उसका दिमागी हालत में उसको ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगा। वो टीवी देख के, अखबार पढ़ के उसको लग रहा है मेरे आसपास 3-4 लोग मर गए मेरे उम्र के, तो वो फीलिंग आ रही है। तो जिससे उसके सांसों की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, हालांकि बॉडी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दैट इज कॉल्ड ब्रेथलेसनेस। और ब्रेथलेसनेस में ज्यादा फायदा होता है वो फैन वाले टेक्निक से होता है, और एकदम से उसको रिलीफ मिलने लगता है। जैसे ही पोजीशन ऐसे बैठेगा और फैन लेके, तो एकदम रिलीफ मिल जाएगा 10-15 मिनट में। और उसको यही बोलना है कि जितनी बार आपको अच्छा नहीं लगे उतनी बार आप ये कर लिया करो, जितनी बार अच्छा नहीं लगे उतनी बार कर लिया करो। लेकिन जिन लोगों की ऑक्सीजन सेचुरेशन 88% से कम आती है, उनको तो प्रोन पोजीशन में लिटाना है, और वो तो फिर घंटों की बात है, कई घंटे तक धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन 88 से ऊपर जाएगा, और जाने के बाद तब वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे, या उससे पहले उस दौरान जब वो थक जाएंगे एक पोजीशन में लेटे लेटे, तब जो मैंने फोटोज दिखाए उनमें से कोई ना कोई पोस्चर पे 15-20 मिनट रहेंगे और दोबारा से प्रोन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो देखिए, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के लिए यही तरीका है। दैट इज व्हाट आई कॉल है CAAT, यानी कि C फॉर कैपेसिटी ऑफ लंग्स बढ़ाना है, A फॉर एयर फ्लो को ठीक करना है फैन से, फिर सो this is, and then that is another A, that is the breathing pattern, right? तो फर्स्ट A is called efferent mismatch, ब्रेन और लंग्स के बीच में जो मिसमैच है ना वो ठीक करना है, efferent mismatch। और दूसरा A का मतलब एयर फ्लो को ठीक करना है, एंड लास्ट T, कैट, उसका मतलब है
टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए वो जो एक स्केल है, बॉर्ड स्केल, वो स्केल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए जो लिंक मैंने बताया, उस लिंक में जाएंगे, तीनों वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है। तो अब रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए इसके अलावा कोई और टेक्निक नहीं है। अब जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ टेम्पररी थोड़ा सा रिलीफ देता है, लेकिन अभी तक के जो एविडेंसेस हैं वो यही बताते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर किसी की जान को लंबा करता है ऐसा नहीं है, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त उसको थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो किसी भी पेशेंट की मौत की घड़ी को थोड़ा और आगे तक खिसका जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप टीवी पे देख रहे हैं। ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, इसमें और डिटेल में नॉलेज जाना है तो मैंने सारे रेफरेंस पेपर दिया है। wishroop.com/CAAT में जाएंगे तो सारे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन इस पे, या ऑक्सीजन थेरेपी इस पे जो इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर है वो मैंने दे दिए हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नाइस एक्सपर्ट है, आपको कई सारे लोग सवाल पूछेंगे तो वो जो एविडेंसेस है वो आपके काम आएगा। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो डाइट के अलावा जो टेक्निक है वो यही टेक्निक है, एंड ये सुपर टेक्निक है, ये हमेशा काम करता है। अब आपके कुछ सवाल हैं, वो सवाल ले लेता हूँ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपने ये सारा कुछ मान लो किया और पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है। अगर आपने सारा कुछ किया, पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, तो आपके पास करने को कुछ भी नहीं है। आपके पास भी नहीं है, पेशेंट के पास भी नहीं है। अब वो हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल के पास भी नहीं है, हॉस्पिटल के पास भी नहीं है, उनके पास जो भी कुछ है वो खतरनाक है, वो पेशेंट की स्थिति को गंभीर ही बनाने वाले हैं। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं देने वाला, वो पेशेंट की आयु कोई लंबा नहीं करने वाला। तो लेकिन अब इसमें पेशेंट का डिसीजन क्या है, उस पर हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि दिस इज द बेस्ट थेरेपी। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो बाकी चीज काम नहीं करेंगी, ये तो पक्का है। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे जाना है, तो ही इज फ्री टू गो, क्योंकि हमारा सिस्टम तो काम करना रह गया है। और काम नहीं भी कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। वी आर नॉट गॉड, लेकिन हमारा सिर्फ काम है कि बेस्ट अवेलेबल टेक्निक जो है वो इजिएस्ट फॉर्म में बहुत कम टाइम में अब पेशेंट तक पहुंचा देना। दैट इज आवर सर्विस, दैट इज आवर सर्विस। लेकिन हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि भाई पेशेंट जिंदा रहेगा मरेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उससे पीछे क्या हालत है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया, उनको सिम्टम्स आ गए, अब वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उसने बताया नहीं कि उसने वैक्सीन लगाया। याद रखिए, वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कई बार इतने गंभीर होते हैं कि उससे डेथ भी होती है, और वो डेथ को कोई टाल नहीं सकता। हमारे फ्लू डाइट या ये सारे टेक्निक नहीं टाल सकता उसको। वैक्सीन जब बॉडी पे काम करती है या दुष्प्रभाव करती है, तो वो कैसे करेगी और उसका उपाय क्या है, वो भगवान को भी शायद शायद नहीं पता। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप एज ए नाइस एक्सपर्ट अपना बेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी तो भगवान के हवाले है। इतना ही आपको समझना है और इतना एक्सेप्ट भी करना है। हर बार पेशेंट ठीक होगा जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारे पास जब आया तो पेशेंट की हालत क्या थी हमें नहीं पता। अभी अभी की बात है, पेशेंट कम से कम 9 तारीख से लेके अभी 2 दिन पहले तक की बात है, पेशेंट वॉज इन हॉस्पिटल इन ए वेरी वेरी क्रिटिकल, हर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। अब जब 30 तारीख तक आ गया, या मेरे ख्याल से 29 तारीख, अब पेशेंट ने नाइस के फॉर्म डाला और अब पेशेंट नाइस के अंदर है। और लेकिन अब जो फ्लू से तो हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ने जो पेशेंट को डैमेज कर दिया है उससे हम ठीक नहीं कर सकते। मैन मेड डैमेज, वायरस के वी कैन क्योर, वी कैन फाइट विद द वायरस, लेकिन इंसान ने जो डैमेज किया, चाहे जानबूझ के अनजाने से, रेमडेसिविर देके, फेविपिराविर देके, तो हाई डोज ऑफ पैरासिटामोल देके, लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स देके, उसके बाद उस पेशेंट को ठीक हम कर पाएंगे कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि वो पॉइजन या ड्रग, उससे बॉडी इतना ज्यादा खराब हो गया, उसके बाद पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम कुछ कर पाएंगे उतना श्योर नहीं है, क्योंकि वो डैमेज ही इतना हो गया है। हम नाइस एक्सपर्ट है, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट है, हम ह्यूमन डैमेज को रिकवर करने के एक्सपर्ट नहीं है, वैक्सीन वाले डैमेज को को रिकवर करने वाले एक्सपर्ट नहीं है। तो दैट क्लैरिटी शुड बी इन द माइंड। तो हमें क्लैरिटी होगी तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा जब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस कंडीशन के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, वैक्सीनेटेड पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, और अक्सर हम ले भी लेते हैं इनको। तो ऐसे में क्लियर है, और अगर आपको पता चल जाता है कि वैक्सीनेटेड पेशेंट है या ऑलरेडी हॉस्पिटल में था अब आया है,
तो आप पहले से ही बोल के चलिए कि आपने अपनी बॉडी को जितना हार्म किया है उस हार्म में आपको टाइम लगेगा। हम कुछ गारंटी तो दे ही नहीं सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं जिससे आपके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाए। ये क्लैरिटी आप पहले दिन ही दे दीजिए, वंस यू नो ही हैड बीन वैक्सीनेटेड, और वंस यू नो कि वो हॉस्पिटल से आया है, क्योंकि वो हॉस्पिटल का डैमेज न जाने कौन सा डैमेज है, वी डू नॉट नो, राइट। तो ऐसे में नथिंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड। हमारा ट्रीटमेंट काम करता है उनके लिए जो प्योर लोग हैं, प्योर मतलब उनको फ्लू हुआ वहां रोज आ गए, अब वो काम करेगा। लेकिन वो हर जगह गए, अपने आप को डैमेज कर लिया एंड तब आए, तो ये एक नया एक और चैलेंज हो जाता है। तो ये हमने जैसे अपने आप में से कुछ लोगों ने बोला कि SpO2 फिर भी स्टेबल नहीं हो रहा है या बढ़ नहीं रहा, वो बार बार घट जा रहा है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, आफ्टरऑल ये बीमारी है। तो ये जब चलेंगी तो आप अपनी बेस्ट कोशिश, मैंने CAAT जो बताया उसी पे लगे रहेंगे और उसी पे इंसिस्ट करेंगे। और वो एक दिन भी लग सकता है, कभी 2 दिन भी लग सकता है, नहीं तो नॉर्मली तो 10 घंटे में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख भी जाता है। कभी नहीं भी दिख सकता है तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए तैयार रहिए कि भाई हमने अपना बेस्ट कोशिश किया। दूसरा जो मैनेजमेंट है वो है फीवर मैनेजमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट। पिछले सीजन में फीवर मेन इशू था, इस सीजन में ब्रेथलेसनेस मेन इशू है। फर्क देखिए, पिछले सीजन में इट वॉज टेम्परेचर, लेकिन इस सीजन में भी टेम्परेचर है। और उसको मैनेज कैसे करना है, टेम्परेचर इस सीजन में क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा देर तक रहता है। पहले तो 3 दिन में टेम्परेचर चला ही जाता था, अब 6-7 दिन में भी नहीं जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोटोकॉल जो टेम्परेचर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, फीवर प्रोटोकॉल, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाइड प्रोटोकॉल क्या होगा, मैं आपको व्हाट्सएप से तो भेजूंगा ही, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए, फीवर जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास आएगा, टेम्परेचर या तो होगा या नहीं होगा। इतना समझ लीजिए, अगर तो उसको टेम्परेचर है, कुछ भी टेम्परेचर है, 99 भी है, तो आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट से स्टार्ट करना। फ्लू डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट मतलब फीवर डाइट। पहला काम है फीवर को कम करना। अगर टेम्परेचर है तो 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट 3 दिन तक चलता है। 3 दिन के चलने के बाद, 3 दिन तक चला, फिर आपने सवाल पूछा, 3 दिन बाद तीसरे दिन क्या टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है या नीचे है। अगर तो नीचे है तो आप DIP डाइट पे पेशेंट आ जाएगा, DIP डाइट -प्लेट 2, जो आपको पता ही ऑलरेडी। और अगर 100 डिग्री के ऊपर अब भी है तो जो फ्लू डाइट है वो दोबारा से आप एक बार फिर से एक सेकंड साइकिल शुरू कर देंगे। और सेकंड साइकिल शुरू हो जाएगा, वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 6 दिन पे वो फ्लू डाइट पे रहा, 6वें दिन दोबारा आप पूछेंगे कि भाई टेम्परेचर है या नहीं है। लेकिन 6वें दिन टेम्परेचर हो या ना हो, ये जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है वो सिर्फ 2 ही साइकिल चलाना है। फिर इवेंचुअली टेम्परेचर होगा भी तो भी DIP डाइट -प्लेट 2 पे ले आना है। DIP डाइट -प्लेट 2 पे ले आना है। एक बात यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है कि जो अगर 7 दिन के बाद भी टेम्परेचर रहता है तो प्रोबेबली वो वायरल इन्फेक्शन ना होके या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नंबर 1, या बॉडी में कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, कोई हार्ट का डिजीज है, उससे भी टेम्परेचर ऊपर रहता है। तो ऐसे में फ्लू डाइट तीसरा साइकिल देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में सिर्फ इतना करना है कि उनको DIP डाइट -प्लेट 2 में ही रहने बोलना है। और अगर टेम्परेचर 102 या टच करता है या ऊपर जाता है तो सिर्फ इतना सा कि वो जो कोल्ड कॉम्प्रेस है उसको चालू कर देंगे, और फीवर का जो काढ़ा है उसको चालू कर देंगे। ये जो स्लाइड है ये आपके पास ऑलरेडी है। इफ यू आर एबल टू, ये आप सिर्फ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये स्लाइड आपके पास है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने की स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये फीवर का काढ़ा वगैरह ये दिया हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, तुलसी है, और इलायची है, अदरक है, गिलोय है, इन सबको मिला के और पानी में उबाल के जो काढ़ा बनाते हैं, ये जो काढ़ा है ना, ये काढ़ा जो हमने व्हाट्सएप पे आपको भेजा भी है पूरा ये बना के, ये काढ़ा यूनिवर्सल काढ़ा है। ये फीवर में भी काम आएगा, ये कफ में भी काम आएगा, ये खांसी में भी काम आएगा। तो ये यूनिवर्सल काढ़े को आप अधिकतर यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ फीवर का काढ़ा नहीं है। तो ये काढ़ा दे सकते हैं। और ये काढ़ा पहले 3 दिन के फ्लू डाइट में चाहे ना दें, उसके बाद दे सकते हैं। पहले 3 दिन में हल्दी का पानी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हल्दी वाला जो पानी है हॉट वाटर में आधे से 1 चम्मच पानी, डिपेंडिंग ऑन उसका एज क्या है, ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। और ये काढ़ा ज्यादातर फीवर को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये काढ़ा दिन में 1 बार से लेकर दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो ये काढ़ा कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी है ये स्लाइड, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तो टेम्परेचर को मैनेज करने के 3 ही तरीके हैं, 3 हथियार है आपके पास। पहला, फ्लू डाइट, वो अपने आप में काफी है टेम्परेचर मैनेज करने में। दूसरा, कोल्ड कंप्रेशन, वो जो ठंडी पट्टी लगाना, वो काफी है। तीसरा, ये काढ़ा।
ये 3 चीज है फॉर टेम्परेचर मैनेजमेंट। तो आपने देखा रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के भी 3 चीज थे, राइट। सबसे पहले आपने बॉडी पोजिशनिंग की थी, और उसके बाद आपने फैन को लगाया। तीसरा ब्रीदिंग मैनेजमेंट, राइट, एयर फ्लो के लिए, जहां से नाक से ब्रीथ करना, मुंह से निकालना। तो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें हैं, और फीवर मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें हैं। तो ये तो फीवर के लिए कोई चौथी चीज करने की जरूरत नहीं। कई बार अभी आपने लिखा है कि 6 दिन बाद भी फीवर है तो क्या करें, 5वें दिन फीवर चला गया था, 6वें दिन चला गया, 7वें दिन आ गया तो क्या करें। 7वें दिन के बाद या 6 दिन के बाद फीवर है, इसका मतलब वो वायरल इन्फेक्शन तो है नहीं। और अगर वायरल नहीं है तो फ्लू डाइट देना नहीं है, तो बचा क्या, DIP डाइट -K2 प्लस टाइम टू टाइम काढ़ा देंगे। और जब भी टेम्परेचर 102 डिग्री या ऊपर जाएगा तो फिर आप कोल्ड कॉम्प्रेस करके उसको नीचे करेंगे। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में पैरासिटामोल हम सजेस्ट नहीं करेंगे। पेशेंट जबरदस्ती अपने आप लेगा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से पैरासिटामोल सजेस्ट नहीं करेंगे। पेशेंट का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट भी जा सकता है, ऐसे में भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, हमारी इमरजेंसी टीम को कॉन्टेक्ट करेंगे। उसका नंबर हमारे ऑफिस से आपको मिला ही होगा, नहीं मिला तो दोबारा भेज देंगे। इमरजेंसी हेल्पलाइन जो 24 घंटे ऑन रहता है। एक तो नॉर्मल हेल्पलाइन है पब्लिक के लिए, एक हेल्पलाइन आपके लिए है। उस हेल्पलाइन में कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ हमारा टीम है जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी, एलोपैथिक डॉक्टर है। तो जरूरत पड़ने पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक थोड़ी बहुत दवाई हम बोल सकते हैं, लेकिन वो हम और मैं और आप नहीं बोलेंगे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है वही बताएगा, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड इन होम्योपैथी। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि टेम्परेचर को घटाने के लिए किसी भी तरह की दवाई देने की कभी आवश्यकता नहीं है। टेम्परेचर हमारा नुकसान नहीं करेगी, हमारा नुकसान करेगी दवाई से कम करने में। लेकिन अगर पेशेंट इंसिस्ट करता है, टेम्परेचर 104 डिग्री चला ही गया है, ऐसे में आपका कर्तव्य है कि आप हेल्पलाइन में कॉन्टेक्ट करेंगे, और फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर उस पेशेंट को बताएगा कि कौन सी दवाई कितनी लेनी, कैसे लेना है। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए इसके अलावा इस दुनिया में और कोई चीज नहीं जिसपे आपको निर्भर होना है। यही चीज है जो काम करेगी। और इसके बावजूद भी टेम्परेचर रहता है तो टेम्परेचर रहने दो, इट मे बी सम अदर इशू, और आपको डाइट फॉलो करवाना है। होपफुली उस डाइट से और इस मैनेजमेंट से धीरे धीरे टेम्परेचर पे काबू आ जाएगा। कई कई बार 14-14 दिन तक भी टेम्परेचर रहता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट आ गया तो आप घबराए ना। आपको पता होना चाहिए 14 दिन के लिए टेम्परेचर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 दिन के बाद चला जाता है। 14 डेज 15 डेज तक भी टेम्परेचर रहा है, और ये कॉमन भी है। तो ऐसे में हमारे टेक्निक में कोई कमी नहीं है। उसके बॉडी में वायरल के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या उसके बॉडी में कोई ट्यूमरस ग्रोथ होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर आ रहा है। टेम्परेचर का मतलब हमेशा वायरल इन्फेक्शन हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने बताया, DIP डाइट -K2 फॉर लॉन्ग पीरियड, एंड काढ़ा, एंड 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में फिर कोल्ड कंप्रेशन करना है। कोल्ड कंप्रेशन का रूल आपको पता है, एक बार क्विकली बता देता हूँ कि 102 डिग्री टच करेगा। देखिए, थर्मोमीटर कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जीभ से थर्मोमीटर ले रहा है तो 1 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर आएगा, राइट। अगर आपको 2 थर्मोमीटर है, एक जीभ वाला थर्मोमीटर है और एक सिर वाला थर्मोमीटर नॉन कॉन्टैक्ट, तो दोनों से आप टेम्परेचर लेंगे तो जीभ वाले में 102 डिग्री आएगा, तो सिर वाले में 101 डिग्री आएगा। तो कौन सा वाला मानेंगे, सिर वाला मानेंगे 101 डिग्री। यानी कि कोई बोलेगा जीभ से मैंने लिया 102 डिग्री, तो आप मानेंगे कि एक्चुअली वो 101 है, यानी कि कोल्ड कंप्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जीभ वाला, मुंह वाला जो है थर्मोमीटर है, उससे जब वो बोलेगा कि भाई 103 डिग्री आ गया, तो समझ लीजिए 102 डिग्री आ चुका है, अब कोल्ड कंप्रेशन की जरूरत है। दैट इज हाउ यू विल डिसाइड। तो आपको थर्मोमीटर कौन सा पूछना है, पूछने की जगह आप बोलेंगे उसका फोटो क्लिक करके भेजो, राइट। तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर ऑक्सीमीटर में कोई बोलता है रीडिंग 78 आ रहा है, तो बोलिए नहीं नहीं भाई, जब वो 78 आएगा वो फोटो क्लिक करके भेजो, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आओ व्हाट्सएप वीडियो में और दिखाओ हमें। क्योंकि वो कई बार जो पेशेंट है वो ठीक से समझ नहीं पाते, वो कोई भी नंबर पढ़ते हैं। अब देखिए 69 आया, वो उल्टा करके देखेगा वो 96 लगेगा, 96 आया उल्टा करके देखेगा वो 69 लगेगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन से बचने के लिए जो टेम्परेचर की रीडिंग है, ऑक्सीमीटर की रीडिंग है, उसकी फोटो खींचना जरूरी है, ताकि वो एज एविडेंस आपके पास रहे और कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना हो। सो 102 से नीचे टेम्परेचर रहेगा तो कोल्ड कंप्रेशन नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छी बात है कि टेम्परेचर है और मैनेजेबल टेम्परेचर है, क्योंकि उस टेम्परेचर में वायरस एक्टिव नहीं हो पाते हैं। वायरस मर जाते हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई भी नाम दीजिए उसको। इसलिए उसको मैनेज नहीं करना है, 102 के ऊपर ही मैनेज करना है। नॉर्मली पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं,
मैं 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री किसी में भी मैं मैनेज नहीं करूंगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो मुझे पता है जल्दी से मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर 104 डिग्री, 105 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए पर्सनली मेरे केस में, तो मैं मैनेज नहीं करूंगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर जाएगा उतनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मुझे पता है। लेकिन तब बॉडी एक बीच काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन मुझे पता है एक पेशेंट की उतनी हिम्मत नहीं कि बॉडी एक को सहे, तो इसीलिए उसका 102 डिग्री पे हम ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए ये कोल्ड कंप्रेशन, ये सब चीजें हम करते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है कि टेम्परेचर मैनेजमेंट की जरूरत अक्सर नहीं होती अगर आप 3 स्टेप फूड डाइट में हैं। लेकिन पेशेंट 102 डिग्री के बाद पैनिक हो जाता है, वो इम्पेशेंट हो जाता है, पेशेंट से वो इम्पेशेंट हो जाता है। इसीलिए आपको मैनेज करना है, और इम्पेशेंट हो जाए तो मैनेज कर रहे हैं और काढ़ा भी बोल देना है, क्योंकि वो काढ़े में लगे रहेंगे, काढ़ा बनाएंगे, उसको धीरे धीरे पिएंगे, वो टाइम लगेगा, उस टाइम के साथ साथ पेशेंट ठीक भी हो जाएगा। और ये जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनका पैनिक भी कम होगा कि क्या करना है क्या करना है। आपने काढ़ा बना दिया, पकड़ा दिया, उसको बनाने में भी 10-15 मिनट लगेगा, पीने में भी 10 मिनट लगेगा, तो इससे टाइम पास हो जाता है और पेशेंट रिलीफ फील करता है। काढ़े की वजह से भी रिलीफ फील करेगा, नहीं तो वो प्लेसेबो इफेक्ट भी रहेगा। इसीलिए हर बार जब वो कुछ कहता है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन के लिए देना पड़ता है। क्या क्या दे सकते हैं आप? देखिए, स्टमक पे आते हैं। 3 मैनेजमेंट मैंने बात की थी आज। एक तो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट जो हमने बात कर ली है, एक फीवर मैनेजमेंट जो हम बात कर चुके हैं, दूसरा है पेन मैनेजमेंट, दर्द। दर्द मतलब सिर दर्द है, पेट दर्द है, बॉडी एक है, या नोजिया है, वीकनेस है, कमजोरी है, तो ये, या स्नीजिंग है, बहुत ज्यादा कफ है, ये सारे मैनेजमेंट करना है। छोटे मोटे पेरिफेरल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, पेन मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो इनको मैनेज करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को क्लिक करके भेज देंगे। कई बार पेशेंट क्या करते हैं, वो दो दो बार फॉर्म फिल कर देते हैं और हम दो दो नाइस एक्सपर्ट दे देते हैं, ऐसा भी होता है। और फिर उनसे इंडिपेंडेंटली पूछते हैं, और इसीलिए यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं वही दूसरा एक्सपर्ट बोलेगा, वही मैं बोलूंगा, तब बात मानी जाएगी। अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो फिर क्योस होगा। कई बार काफी सारे पेशेंट हैं जो हमें क्लोजली वैसे भी जानते हैं पर्सनली, हमें भी फोन करते हैं, बट हम बोलते हैं भाई एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं उसकी बात सुनो, हम आपको नहीं बताएंगे। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं स्टमक डिसऑर्डर पे। स्टमक डिसऑर्डर में स्टमक एक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, इस सारे स्टमक में आता है। तो स्टमक जैसे ही कुछ बोलेगा स्टमक डिसऑर्डर, तो सबसे पहले तो खाना पीना बंद करा दिया, उसका खाना पीना बंद करा दिया। अब इस स्टमक डिसऑर्डर में अगर मान लो लूज मोशन बोलता है, याद रखिए जितनी बार वो लूज मोशन के लिए जाएगा उतनी बार उसके बॉडी से पानी निकल रहा है, तो उतने ग्लास नारियल पानी लेना है। तो वो फास्टिंग, कोकोनट वाटर फास्टिंग। छोटा बच्चा है तो नारियल पानी 1 ग्लास, लेकिन उस ग्लास का साइज 100 ml। बड़ा आदमी है तो ग्लास का साइज 250 ml। तो एक दिन के लिए लूज मोशन है तो 1 डे के लिए कोकोनट वाटर फास्टिंग। कोकोनट वाटर कितनी बार पीना है, डिपेंडिंग ऑन कितनी बार वो टॉयलेट उसको जाना पड़ रहा है। और साथ में अगर वो पेट दर्द वगैरह बोलता है तो जिंजर अदरक का एक एक चम्मच, और पुदीना 1 चम्मच जूस मिला के, फिर उसको आधे कप पानी में मिला के फिर उसको पीना है। दिन में 1 बार पी सकता है, 2 बार पी सकता है। बेसिकली ये पेट में दर्द है या पेट में कोई डिस्कम्फर्ट है उसके लिए है। अदरवाइज लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, तो उसके लिए तो सिर्फ कोकोनट वाटर फास्टिंग काफी है। तो ये स्टमक प्रोटोकॉल है, स्टमक से जुड़े हुए कुछ है। और अगर पेट में दर्द है, ज्यादा दर्द है, तो कोल्ड कंप्रेस मतलब ठंडी पट्टी पेट पे रखना है 20 मिनट के लिए। तो ये जो स्टमक प्रोटोकॉल है, इसका जो व्हाट्सएप है, ये इसमें आपको नहीं दिख रहा है, ना ही मैं आपको इसको पढ़ने बोल रहा हूँ, लेकिन इसका व्हाट्सएप पूरा एक स्लाइड बना के आपको भेजा हुआ है, नहीं तो मैं दोबारा ही भेज दूंगा। तो बस आप क्या करेंगे, वो स्लाइड फटाक से भेजा और फोन पे उस स्लाइड को एक्सप्लेन कर दिया, तो पेशेंट आराम से उसको पढ़ के कर सकता है। तो पेन मैनेजमेंट में स्टमक से जुड़े हुए बस यही मैनेजमेंट करना है, और ये काम करता है हमेशा और बड़ा ही आसान है। राइट, तो ये हो गया स्टमक। अब आता है कोई हेडेक मैनेजमेंट। किसी को हेडेक है तो हेडेक का भी ये काढ़ा है, और ये भी एक स्लाइड है। यहाँ पे आपको स्लाइड दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हेडेक का स्लाइड है, वो स्लाइड आपको भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप से भेजना, और वो स्लाइड एक्सप्लेन करना है। वीकनेस है, वीकनेस की भी स्लाइड है, इसमें लेमन वाटर और उसमें हनी मिला के 2-3 बार पीना है, 3 बार पी सकते हैं, या फिर खजूर खा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं।
और ये नुस्खे, जैसे उसने हेडेक बोला, आपने बोला अपने आप ठीक हो जाएगा, ये एक तरीका है। दूसरा, आपने एक स्लाइड भेज दिया और एक्सप्लेन कर दिया स्लाइड में जो भी लिखा है, व्हाट्सएप के माध्यम भेजा। जब कुछ भेजेंगे ना तो उससे उम्मीद बनती है। और पेशेंट का मैनेजमेंट का तरीका ये है कि सबसे पहले उसके दिमाग को मैनेज करना है, फिर ये जो भेजेंगे ये थोड़ा बहुत काम करता भी है और थोड़ा उसका प्लेसेबो काम करेगा, थोड़ा समय के साथ वैसे भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा जितनी तरह से पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, कफ बोल सकता है तो कफ का भी स्लाइड है, नोजिया बोल सकता है उसका भी स्लाइड है, हेडेक बोल सकता है तो उसका भी नुस्खा है। तो हर चीज का नुस्खा है। अगर कोई बोलता है बॉडी पेन, तो बॉडी पेन का जो बेस्ट चीज है, ये आप भी प्रैक्टिस कीजिए कभी कभी। पूरे बदन में दर्द हो रहा है तो फुट बाथ, गर्म पानी एक बाल्टी में रख के सिर्फ पैर तक, पैर टांग नहीं, सिर्फ पैर उसमें डुबो दिए और करीब 20 मिनट 15-20 मिनट रहेगा गर्म पानी में। जितना गर्म पानी वो सह सकता है, तो 15-20 मिनट में उसके पूरे बॉडी का जो पेन है उसमें आराम मिल जाएगा। तो फुट बाथ हो गया। लेकिन फुट बाथ आप बोलेंगे फिर सब कुछ समझाएंगे, उससे अच्छा एक स्लाइड दे दिया, स्लाइड में वो पढ़ भी रहा है और आप समझा भी रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड पेन मैनेजमेंट। चाहे वो बॉडी पेन मैनेजमेंट हो, चाहे वो हेडेक मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टमक मैनेजमेंट हो, चाहे वो वीकनेस हो, तो हर चीज का एक एक स्लाइड ऑलरेडी है आपके पास। तो वो स्लाइड आपको दिए भी हुए हैं, तो वो स्लाइड से आप मैनेज करेंगे। तो ये जितने भी सारे नुस्खे हैं वो दिन में 1 बार से लेके 3 बार तक वो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की हालत क्या है। वो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं या पेशेंट को बोल ही सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आप यूज कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1-1 2-2 घंटे बाद, ताकि पेशेंट आपको कम से कम कांटेक्ट करे और वो अपने आप में ही वो इस प्रोसेस में लगे रहे। तो ये पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है। और इसमें अब हम लेते हैं आपके कुछ और जो सवाल हैं। तो बेसिकली मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं, जो डायरेक्टली मैं देखता हूँ, मैंने देखा कि जितनी सारी चीज मैंने बताई है इसके अलावा कोई और चीज है नहीं जो पेशेंट को ज्यादा रिलीफ दे। और इसके अलावा हॉस्पिटल में कोई जाएगा तो उसके पास भी हॉस्पिटल में कोई भी चीज ऐसी फालतू नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है जो पेशेंट को ज्यादा मदद करे। मदद इन द सेंस कि जल्दी से ठीक कर दे और उसकी आयु को बढ़ाए और उसके बीमारी का टाइम फ्रेम को कम कर दे। ऐसा कोई चीज हॉस्पिटल में अलग से नहीं है। और हॉस्पिटल में जितनी भी सारी चीजें हैं, रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी दवाइयां जो हैं, यही दवाइयां हैं जो पेशेंट को मार रही है। अक्सर पूछते हैं लोग, इतने लोग मर क्यों रहे हैं, कि पेशेंट जब डॉक्टर उसको इस तरह की दवाइयां देगा तो पेशेंट मर भी सकता है। तो इसीलिए हम कभी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल जाने नहीं बोलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ये सारा चीज हो रहा है। अब देखिए, जैसे दिन भर खांसी खांसी आती रहती है, छींक आती है, ऐसा भी कई बार बोलेंगे। तो जब आपको कुछ समझना है, तो जो फीवर वाला जो काढ़ा है वो यूनिवर्सल काढ़ा है, वो हर जगह फिट हो सकता है। जब कुछ समझना है वही वाले काढ़े को आप बोलिए, वो वैसे भी बड़ा अच्छा काढ़ा है। अ, यहाँ पे आपने काफी सारे क्वेश्चन, जैसे कोई होम्योपैथिक ले रहा है दवाई, वो चल सकता क्या? होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ले रहा है तो आप लेने दीजिए, लेट लेट देम टेक, बिकॉज उससे उसके प्लेसिबो इफेक्ट भी रहता है, तो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। एलोपैथिक मैं मना इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, उससे उसकी ठीक होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है, इसीलिए हम उसको मना करते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन मना इसलिए करना पड़ता है बिकॉज उससे वो पेशेंट और लंबे समय तक बीमार रहने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल नहीं यूज करना है, एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है। लेकिन वो पेशेंट कुछ ना कुछ करेगा, और चलो होम्योपैथिक कर ले, आयुर्वेदिक कर ले, लेकिन हमें सजेस्ट नहीं करना है। पेशेंट खुद ब खुद कर रहा है तो मना भी नहीं करना। अब देखिए, वेपर लेने, भाप लेने से कफ में आराम मिलता है क्या? कुछ लोग लेते हैं, उनको आराम भी मिलता है, तो लेते रहे, क्योंकि नुकसान तो है नहीं। जिन चीजों का नुकसान नहीं है और पेशेंट को करना चाहता है, तो आप उनको करने दीजिए। नुकसान नहीं है, पेशेंट करना चाहता है, यू से ओके यू कैन डू इट। लेकिन नुकसान सिर्फ है अगर वो एलोपैथिक दवाई लेगा, तो वहां आपकी राय इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मत लीजिए, इट विल डैमेज। बाकी उसकी मर्जी है वो क्या करता है, बट एक बार आप उनको बोलेंगे जरूर। तो कई बार वो कफ निकालता है, कफ में कफ के साथ खून भी आता है। ये आप में से कई लोगों ने पूछा है सवाल, कफ कर रहा है, कफ के साथ खून आया, फिर वो आप बोलेंगे अच्छा खून का फोटो खींच के भेजो, वो आप देखेंगे कि कफ है, उसके साथ थोड़ा खून के हल्का फुल्का छींटा आपको दिखेगा। कम दिख सकता है, ज्यादा दिख सकता है। तो इसमें अलार्मिंग बात कुछ नहीं है, घबराने की बात कुछ नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, वो इसलिए होता है कि अंदर उसके जो फूड पाइप है, या अंदर उसके कोई अल्सर होगा, या कोई छोटा मोटा घाव होगा, और वो बार बार जो कफ कर रहा है, करते करते वो घाव और बड़ा हो गया होगा, तो वो खून
बाहर आ रहा है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप देख लीजिए और वो जो भेजेगा फोटो, और बोल दीजिए कि भाई आप इस डाइट को करते रहो, ये जो डाइट है ये उसके कफ को भी ठीक करेगा। लेकिन अगर ब्लड आ रहा है, अगर कफ में ब्लड आ रहा है, तो 24 घंटे के लिए जो डीआईपी डाइट है, उसका डिनर वाला जो प्लेट 2 है उसको भी बंद कर दीजिए। जब डिनर वाला प्लेट 2 बंद हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? सिर्फ सैलेड रह जाएगा लंच और डिनर में, और ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स रह जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, फ्रूट्स हैं और रॉ वेजिटेबल्स हैं, ये बॉडी के अंदर के कोई भी घाव को या अल्सर को एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर वो ठीक कर देती है। और एक दिन जब उसने कुछ भी नहीं लिया, प्लेट 2 लिया नहीं, कुक फूड नहीं लिया, और उसके बाद एक दिन बाद लिया, तब तक उसका अल्सर हील हो चुका होगा, तब तक उसका इन्फ्लेमेशन घाव हील हो चुका होगा। और अब जब वो कफ करेगा, अगर कफ आता है तो ब्लड नहीं आएगा। तो कफ को खत्म, ब्लड जो आता है कफ में, उसको रोकने के लिए 24 घंटे के लिए कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल बंद करना है। एक बात याद रखिए, मैंने पहले ही बोला था, मुंह के अंदर के जो छाले हैं, मुंह से लेकर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो छाले हैं, पेट के अंदर कोई छाला अल्सर है, ये सबसे तेजी से रिकवर करता है, सबसे तेजी से हील होता है, बशर्ते 24 घंटे उनको रेस्ट दिया जाए, या तो कि कुछ ना खाए पेशेंट, कुछ ना पिए, या फिर अगर खाए पिए तो फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स ही लें। तो ऐसे में वो रिकवर हो सकता है। तो हमने उसकी ब्लीडिंग देखी, तो हम उसको बोल देंगे कि एक दिन लगेगा रिकवरी में, लेकिन आपको एक दिन तक आपको कुक्ड फूड नहीं लेना है। यानी कि आप ऐसा बोलेंगे कि डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2। अभी तक तो ऐसा बोल रहे थे डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच, लेकिन आप डिनर वाला प्लेट 2 भी 24 घंटे के लिए उसका स्टॉप करा दिया। और ऐसे में you can see the result very very quickly. देखिए कुछ यहाँ पे आपने वही रिपीटेड सवाल है, ऑल्दो कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो अपने जो दवाइयाँ चल रही हैं डॉक्टर का, वो भी वो ले रहे हैं। तो अगर आपके नॉलेज में आता है तो आप बोल देंगे कि जो रिकवरी का टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जब कॉम्प्लिकेशन आएगा तो बोलेगा ये तो डाइट की वजह से हो गया, जबकि वो कॉम्प्लिकेशन उस दवाई की वजह से होती है। डाइट तो कॉम्प्लिकेशन करती नहीं है। लेकिन आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि हम डाइट दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर लो। एंड आप वहीं पे उसको हाथ जोड़ सकते हैं कि आप ये डाइट लीजिए एंड देन यू डू योर सेल्फ। क्योंकि वो जो दवाई ले रहा है उसका कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा तो वो आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो आप जब जब तक वो आपके प्रोटोकॉल के अंदर है, जब तक माइनस दवाइयां हैं, एक्सेप्ट माइनर, कभी कुछ पैरासिटामोल वगैरह ले लेते हैं, पेशेंट का ये बिहेवियर है, थोड़ा बहुत नाना करते करते भी ले लेते हैं, वो तो चलता है। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड एंटीबायोटिक कोर्स भी वो कर रहा है, डॉक्टर की सारी दवाइयां भी ले रहा है, फ्लू से संबंधित दवाइयां, तो फिर आप डाइट देके उसको स्टॉप कर सकते हैं, एक दो दिन मॉनिटर करके, कि आगे का रास्ता आपको खुद ही करना है, बिकॉज आप हमारा प्रोटोकॉल 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं विद द मॉडर्न मेडिसिन। पेशेंट के और बहुत सारे दवाइयां होती हैं, जैसे बीपी की दवाई है, डायबिटीज की दवाई है, इंसुलिन है। तो ये सारी चीजें भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही उसका डाइट चेंज होगा, तो उसका डाइट चेंज होते ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये बदल जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या रोल है और आपके क्या राइट्स हैं? देखिए जैसे आपकी पढ़ाई है, खासतौर पे न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट का कोर्स, चाहे वो लिंकन यूनिवर्सिटी वाला हो, श्रीधर का कोर्स, चाहे इली एजुकेटर वाला हो, इसमें ड्रग्स से जुड़ा हुआ कोई भी चीज हमने नहीं पढ़ाया है। यानी कि आप ड्रग्स को इंटरफेयर नहीं करना है, दवाइयों को, इंसुलिन को, दवाई को आप इतना बोल देंगे कि ये जो डाइट आप ले रहे हैं, ये डाइट में पोटेंशियल है आपके ब्लड शुगर को कम करने का, इसमें पोटेंशियल है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का। लेकिन काउंटर बॉडी का एक और चीज काम करता है, टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो ब्लड शुगर उस टेम्परेचर की वजह से 20% बढ़ जाता है। तो एक तरफ से टेम्परेचर की वजह से बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ेगा, दूसरी तरफ से आपकी डाइट की वजह से, हमारी डाइट की वजह से ब्लड शुगर घटेगा। यानी कि एक्सपेक्टेड ये है कि उस पेशेंट का ब्लड शुगर वहीं कहीं रहेगा जहां वैसे रहता था दवाई के साथ। लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं कि आप बार बार अपने ब्लड शुगर चेक कीजिए, और ब्लड शुगर के रिस्पॉन्स पे आप अपने हिसाब से दवाई को थोड़ा मैनेज कीजिए, एडजस्ट कीजिए, कम या ज्यादा जैसे जरूरत पड़े। लेकिन कितना कम कितना ज्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन एक लाइन बोल सकते हैं आप कि भाई यू मे नीड टू कीप एन आई ऑन योर ब्लड शुगर, बिकॉज हमने ये देखा है कि ऐसा डाइट में ब्लड शुगर लोगों के कम हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो दवाई भी थोड़ा बहुत टेपर डाउन करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, किसकी सलाह लेंगे, दैट इज नन ऑफ योर जॉब। वो जिसकी भी सलाह ले वो ले सकते हैं, लेकिन हमने आपने उसको क्लियरली बता दिया उसको करना क्या है। तो खैर ये सारी चीजें हैं
जो आज के इस ट्रेनिंग का पार्ट है। और आपको जितने सारे स्लाइड्स हमने भेजे हैं, अगर आपको नहीं मिले वो सारे स्लाइड्स आपको होते हैं नाइस एक्सपर्ट के पास, वो सारे स्लाइड हम दोबारा भेज देंगे जिनके पास नहीं है। और जो मैंने लिंक बोला उसमें जो वीडियो है वो सारे वीडियो आप देखें, और देखने के बाद हम एक छोटा सा क्विज या टेस्ट लेंगे आने वाले दिनों में, 2-4 दिन में। तो ताकि हम ये श्योर हों कि आपको सारी बातें समझ आ गई। और अगर टेस्ट में जो लोग पास नहीं होंगे तो उनके लिए दोबारा से थोड़ा सा फॉलोअप क्लास लेना पड़ेगा, ताकि आप इस पूरे इस दिक्कत की घड़ी में, दिक्कत मतलब जो मैन मेड पेंडेमिक है, मैं इसको मैन मेड पेंडेमिक बोलता हूँ। एक सवाल आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई अचानक इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं। देखिए यहाँ पे एज ए नाइस एक्सपर्ट आपको समझना होगा कि इतने सारे लोग जो मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं। पहली बात ये कि फ्लू से हर साल जो लोग मरते हैं वो इस साल भी मरेंगे ही मरेंगे। करीब 1 से 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं फ्लू से, पिछले 5 साल मरे हैं। और पूरे दुनिया में भी हर साल मरते हैं करीब 5 लाख, 6 लाख से 7.5 लाख, तो उतने मरने हैं, दैट इज नथिंग एबनॉर्मल। दूसरा, वैक्सीन जो लोग लगा रहे हैं, करीब 13, 14, 15 करोड़ लोग लगा रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो हॉस्पिटल को बर्डन को बढ़ा रहे हैं। तो मान लो 14 करोड़ नए लोग जो अदरवाइज बीमार नहीं पड़ते, वैक्सीन की वजह से उनमें से काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के बर्डन को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी नहीं है, नंबर 2। एंड नंबर 3, पैनिक। राइट, तो जितनी बार आप टीवी देखेंगे, और हम में से भी, आप में से भी कोई एक आध नाइस एक्सपर्ट है कि आपकी खुद की जब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुआ किसी भी वजह से, या ब्रेथलेसनेस हुआ, तो कई बार आप खुद भी पैनिक कर जाते हैं, जबकि आप तो नाइस एक्सपर्ट, ऐसे मैंने देखा, जबकि पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम पैनिक कर सकते हैं, तो जो एक कॉमन आदमी है वो तो डर में ही बैठा है। आजकल हर इंसान डरा हुआ है। याद रखिए, जब भी इंसान डरता है तो उसकी इम्यूनिटी एकदम ड्रॉप करती है। कोई इंसान को आप डरा दो तो उसको पसीने छूट जाते हैं, उसकी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो डर से हार्ट अटैक होता है, डर से इम्यूनिटी नीचे हो जाती है, डर से इमीडिएट डेथ हो जाता है, इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, इमीडिएट हार्ट अटैक आ जाता है। कोई नई बात नहीं है। तो आजकल कॉन्टिनेंस बेसिस पे डर लोगों के दिल में है, कॉन्टिनेंस बेसिस पे डर लोगों के दिल में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस डर की वजह से उनको ब्रेथलेसनेस होगी, और ब्रेथलेसनेस होगी तो वो हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, उससे डर और बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें, प्लस हॉस्पिटल में जिसको एडमिशन मिल गया गलती से भी, तो वो दवाइयां जो कि बैन ड्रग हैं, फेविपिराविर, रेमडेसिविर, तो उससे उसकी हालत खराब होगी या वो मर जाएगा। कोरोना की वजह से नहीं, बट हॉस्पिटल की उन दवाइयों की वजह से। और ये साफ सी बात है, ये हमारा तो क्लोज मीटिंग है, लेकिन ओपन फोरम में भी मैं ये कई बार बता चुका हूँ, मेरी बुक में भी लिखा है मैंने। जो बुक आप पीछे देख रहे हैं, ये जुलाई महीने में हम लॉन्च किया, तभी लिख दिया था कि बुक्स इसमें पेशेंट मर सकते हैं, एंड वो बहुत खतरनाक दवाइयां हैं। तो ये सारा मिला के ओवरऑल एक इमेज बन रहा है कि हालत खराब है और बहुत लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सारी जो स्थिति है, किसी वायरस ने नहीं बनाया, वैक्सीन किसी वायरस ने आके नहीं लगाया, वो इंसान ने खुद ही लगाया, खुद ही सोच के। राइट, वो पैनिक एक दूसरे को देख के, टेलीविजन देख के, वो भी वायरस ने नहीं लॉन्च किया, वो भी इंसान ने ही किया है। वो जो दवाइयां हैं वो वायरस ने नहीं दिया, वो भी इंसान ने ही दिया है। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ये सारा मैन मेड पेंडेमिक हो गया है, तो जिसकी वजह से हॉस्पिटल ओवर बर्डन। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे वैक्सीन वालों को घुसने नहीं दिया गया, जहाँ पे लोगों ने मास्क लगाया नहीं कभी। वहां पे आज जाइए, आप में से कुछ लोग गांव के होंगे भी, तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई पैनिक नहीं है, वहां पे कोई कोरोना नहीं है, वहां पे कोई एक्सेस डेथ नहीं है, वहां पे कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है। परसों यानी कि सैटरडे को, 1 तारीख को मैं गया था हिसार। हिसार में, वो हालांकि वहां पे लॉकडाउन था, लेकिन हमारा पहले से तय था, मेरा लेक्चर था, और वो गांव के लोग थे, करीब 150 लोग आए, और वो लेक्चर हुआ करीब 2-2.5 घंटे। उनकी मैंने हालत का जायजा लिया। तो वहां गांव में सब परफेक्ट है, सारी चीज शांतिपूर्ण है, कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां पे मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, एक एम्बुलेंस के ड्राइवर से मिला, उसी हिसार गांव का रहने वाला, वहाँ का जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ का एम्बुलेंस का ड्राइवर है। जब से कोरोना का ये शुरू हुआ, ये खेल या जो भी आप बोले, तब से वो, उसका एक ही काम था, एम्बुलेंस में कोरोना या फ्लू के पेशेंट को ट्रांसफर करना, और अभी डेड बॉडी को उस में ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना। एम्बुलेंस का वो, गवर्नमेंट एम्बुलेंस का वो ड्राइवर है, 52 ईयर एज है। मैं अगला वीडियो बना के डालूंगा कल। और उसने कभी मास्क नहीं लगाया, उसने कभी पीपी किट नहीं पहना, और वो बीमार भी नहीं पड़ा। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, वो मुझे मिला, मैं उसका वीडियो भेजूंगा, उसका खुद का जो उसने बोला वो भेजूंगा।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो कोविड है इसको बताया गया कि बड़ा छूत की बीमारी है, छूने से हो जाएगा, सामने रहने से हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं पर्सनली, क्योंकि मैं तो रोज पेशेंट से मिलता ही हूँ, आप में से बहुत लोग पेशेंट से मिलते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ऐसे इस बात से पैनिक जरूर हो जाता है, किसी के घर में कोविड कोई हो जाए तो इससे पहले कोई फ्लू हो जाता था तो पूरे फैमिली के लोग उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी उसका उल्टा, उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, आइसोलेशन में रख देते हैं। ऐसा लगता है कोई मुजरिम को बंद कर दिया, किसी बंदर को बंद कर दिया है। होता नहीं, गलती में से बंदर कहीं आ जाए या बिल्ली जम करके कमरे में आ जाए तो हम घबरा के कमरे में उसको बंद कर देते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं मदद के लिए। तो वो स्थिति अभी बन गई है। तो ऐसे में इंसान आइसोलेटेड जब होता है तो वो आइसोलेशन में उसका डिप्रेशन होता है, और जिससे उसके बॉडी में वही सिम्टम आते हैं जो फ्लू के सिम्टम होते हैं। तो ये सारे कारण है जिससे इतना ज्यादा विस्फोटक तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। तो आपका एक काम ये भी होगा कि आप लोगों को समझाएंगे इट इज अ सिंपल फ्लू, नीड नॉट टू वरी एंड नीड नॉट टू आइसोलेट योरसेल्फ। आप पेशेंट की मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और आप पे भी जरूरी नहीं कि फ्लू हो। जिस तरह से किसी को खांसी हो तो किसी को खांसी हो भी सकती है उसकी खांसी से, लेकिन हर एक को खांसी हो ही जाएगी उसके पास जो भी जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ये हमने देखा ही। तो खैर, ये सारी चीजें हैं। एंड इसके ऊपर अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा सेकेंड वेव का साइंस और उसका, उसके ऊपर एक किताब भी हम रिलीज करेंगे। वो किताब आपको मैं भेजूंगा ताकि मैं आपको अपडेट रख पाऊं, और आपके सवाल जो है उस सवाल के जरिए से हम दोबारा CME करें, दैट इज कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। हम कोशिश करेंगे महीने में एक बार हम मिलें और इसको आगे बढ़ाएं। तो आप में से जो लोग नाइस एक्सपर्ट लंबे समय तक रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारा एक सेंटर जयपुर में खुल गया है, कोविड सेंटर, गवर्नमेंट ऑथराइज कोविड सेंटर। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला कोविड सेंटर है जहाँ पे नारियल पानी और ऑरेंज जूस से इलाज किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह प्रोन वेंटिलेशन में रखा जाता है। डॉक्टर राजा मुकीम है हमारे वहाँ के हेड, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो जयपुर में ये शुरू हुआ है, और आप में से कुछ लोगों को इससे जोड़ेंगे जो लंबे समय तक नाइस एक्सपर्ट रहे हैं। तो वहाँ पे पेशेंट आने लगे हैं, अच्छा रिस्पांस है वहाँ पे। और ये पहला सेंटर है, बट आई एम श्योर कि ऐसे सेंटर और भी खुलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर में भी आप लोग जो जा सकते हैं, वहाँ पे हमारा जो किसानों का हॉस्पिटल है वो भी पिछला एक महीना हो गया वहाँ खुल गया है। हर दिन 50 60 70 पेशेंट आते हैं। आप में से कई सारे एक्सपर्ट वहाँ जाके रहे भी हैं और वहाँ पे सेवा दिया है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप गाजीपुर बॉर्डर जाइए, और आप जो जाना चाहते हैं वो हमें बताइए। और वहाँ पे सेवा की जरूरत है, किसानों को आपकी हमारी जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे कोई और हॉस्पिटल नहीं है। ट्रीटमेंट के नाम पे हमारा कैंप है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे खाना पीना रहना सब चीज का बंदोबस्त है। और रोशन हमारी तरफ से नाइस एक्सपर्ट है जो वहाँ 24 घंटा रहते हैं। तो आप भी एक दिन के लिए टाइम निकालिए, आधे दिन के लिए टाइम निकालिए, एटलीस्ट जो दिल्ली NCR में रहते हैं वो टाइम निकालें, आप निकाल भी रहे हैं तो करने को बहुत कुछ है। और आप देखेंगे कि पिछले साल जब हमने पेशेंट को ठीक किया तो हमें लगा कि हम सब कुछ जान गए हैं, अब बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वही वाले नाइस एक्सपर्ट इस साल जब आप ठीक कर रहे हैं तो लगता है हमें कुछ पता ही नहीं है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन अब देखेंगे कि आप इनको मैनेज कर लेंगे और लगेगा कि आप सब कुछ सीख गए, अब सब कुछ आ गया, फिर नया कोई चैलेंज आएगा। तो मतलब ये कि एजुकेशन खत्म नहीं होने वाली। जब हमें लगेगा हमें सब कुछ आता है तब हम देखेंगे कि एक नया चैलेंज सामने आ गया। ये चलता ही रहेगा और इसी में मजा है। और इससे सबसे बड़ा एक फायदा है कि कम से कम हमें खुद डर नहीं लगा। जो माहौल है हमारे अलावा पूरे देश में देखिए, कौन नहीं डरा हुआ है, डॉक्टर डरा नहीं हुआ है, IAS ऑफिसर डरा नहीं हुआ। आज की तारीख में कौन ऐसा है जो बिना डरे घूम सकता है? वो सिर्फ नाइस एक्सपर्ट ही घूम सकते हैं बिना डरे, या हमारे से जुड़े हुए जो पेशेंट्स हैं वो घूम सकते हैं, उन्हीं को सच्चाई पता है। बाकी लोग जो डॉक्टर्स है वो भी मर रहे हैं और वो भी डर रहे हैं, अच्छे खासे डर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि हम एक जुड़ के पेशेंट को हमने रियलिटी में देखा ठीक होते हुए, आंखों के सामने देखा ठीक होते हुए, तो हमें पता है कि ये जिसे शेर या जिसे कोई भूत की तरह पेश किया जा रहा है, एक्चुअली ये चूहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये शेर का रूप इसलिए ले रहा है क्योंकि जो पैनिक है और जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, या वैक्सीन लगा के या मास्क से अपने सांसों को खुद ही बंद कर लेना, ये सारी चीज कंट्रीब्यूट कर रही है एक छोटी सी चूहे को शेर बनाने में। तो अदरवाइज इट इज नथिंग बट अ स्मॉल फ्लू। तो खैर,
इसी के साथ यहाँ तक आज का जो आपने जितने सारे क्वेश्चन दिए थे उसमें जितने सारे क्वेश्चन के जवाब हो सकते थे मैंने दिया। इसकी 1 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो करके आपको मैं ये लिंक भी भेजूंगा ताकि ये दोबारा देखें। और आपके दिमाग में कोई सवाल होगा इस वक्त तो ये जूम मीटिंग अभी ऑन है, अगले 5 मिनट के लिए अपने अपने सवाल इसी में डालिए, तो मैं उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ूंगा, पढ़ के फिर उसके जवाब के ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपके जितने भी सवाल है जितने भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप में से कुछ लोग 5G रेडिएशन की बात कर रहे हैं। देखिए 5G रेडिएशन या एटमॉस्फेयर पोल्यूशन इन सब का भी रोल है, बड़ा बड़ा रोल है। और लेकिन अभी तक वहां तक हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो 5G को कंट्रोल करना वो हमारे बस में नहीं है। हमारा जो नाइस एक्सपर्ट का काम है कि इमीडिएटली पेशेंट को ठीक करना, उसे रिलीफ देना। तो उसके लिए जो जो चीजें हम कर सकते हैं या जो जो चीजें मेडिकली वैलिडेटेड हैं, जितनी सारी चीज मैंने आपको बताई हैं, चाहे ये सारी पोजीशनिंग मैंने बताई है, ये सारी पोजीशनिंग कोई मेरे बनाए हुए इमेजिनरी चीजें नहीं है। ये सारी चीजें वो हैं जो मेडिकल साइंस में ऑलरेडी प्रूवन है, ऑलरेडी एविडेंस बेस्ड है। यानी कि हम मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं है, हम मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ है। इंडस्ट्री वो है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, साइंस वो है जो पेशेंट के लिए काम करता है। तो हम पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना ही है। तो खैर इसी के साथ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आगे हम और कुछ करेंगे। और आपके दिमाग में और भी जो सवाल है वो यहाँ पे लिख दीजिए। आप यहाँ पे एक सवाल जो रह गया, आप पूछ रहे थे कि टेस्ट और स्मेल चला जाता है। जाने दीजिए टेस्ट और स्मेल। आप पेशेंट को बोलिए चले जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपका स्मेल है, आपका टेस्ट है, वापिस आना ही आना है, वो कहीं भाग के नहीं जा सकता। आज तक किसी का भी टेस्ट और स्मेल वापिस नहीं आया हो ऐसा मैंने सुना नहीं, ना ही कभी ऐसा हुआ है। अगर पूरे दुनिया में आज तक सभी का स्मेल और टेस्ट वापिस आ चुका है तो वो पेशेंट का भी आ जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, उसको एकदम आराम मिल जाएगा। राइट, लोगों को लगता है टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, अब तो जानी चली जाएगी, जबकि स्मेल और टेस्ट जाना बहुत ही स्वाभाविक है। वो आज से पहले भी, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले जब भी हमें फ्लू हुआ है, अक्सर हमें लगता है कि हमें कुछ खाना नहीं है, बोलते ही हम खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कोई स्वाद नहीं आ रहा, बोलते ही थे, लेकिन उसको हम सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब लोग ध्यान देते हैं कि टेस्ट आ रहा है कि नहीं, स्मेल आ रहा है कि नहीं, और इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इसको बहुत प्रोपेगेट किया गया। ये कोई नया सिम्टम नहीं है। और पूरे दुनिया में जब किसी कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसका टेस्ट और स्मेल वापस ना आया हो, तो क्या चांस है कि आपका टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आएगा। तो ये इस तरह से बोल के आप उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल में कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स, आप लिख भी रहे हैं सवाल, सिट्रस फ्रूट जूस लेने से कफ कोल्ड बढ़ जाएगा। नॉर्मली नहीं बढ़ता, हम तो पिछले सदियों से ये कर रहे हैं, पिछले 7 साल 8 साल से हम सिट्रस फ्रूट जूस दे रहे हैं, उससे कफ कोल्ड बढ़ता नहीं है, उल्टा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अगर 6-7 दिन बाद भी आप देख रहे हैं कि लगातार उसका कंजेशन बढ़ता जा रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस डाइट, तो 1000 में से कोई एक पेशेंट होता है जिसमें सिट्रस फ्रूट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो, सिट्रस फ्रूट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो, 1000 में से 1। वो कैसे पता चलेगा कि छठवें सातवें दिन बाद भी हर दिन उसका जो कफ है, स्नीजिंग है, वो बढ़ता जा रहा है, घट ही नहीं रहा है। तो ऐसे में टेस्टिंग के लिए 1 दिन के लिए सिट्रस फ्रूट बिल्कुल बंद कर दें, और डीआईपी डाइट भी जब लेगा तो सिट्रस फ्रूट माइनस करके देखें। और अगर अब उसके सिम्टम ठीक है, कंट्रोल में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एलर्जिक टू सिट्रस फ्रूट जूस या सिट्रस फ्रूट्स हो, लेकिन वो रेयरली कभी होता है, बहुत कम। राइट, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा कि वो 1000 में से एक पेशेंट वो तो नहीं। मान लीजिए कि हम में से हर एक, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हर एक को किसी न किसी फल या किसी न किसी वेजिटेबल से थोड़ा बहुत एलर्जी हो ही सकता है, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, ऐसे में वो जो एलर्जी है वो एग्रेवेट कर जाती है और दिक्कत करती है। तो इसीलिए रेयरली कभी अगर ऐसा होता है तो वो कैसे पता चलेगा कि आप सेम डाइट दे रहे हैं, वो जो फ्लू डाइट है, और हर दिन उसकी प्रॉब्लम पहले से 10% 20% बढ़ती जा रही, यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि उसको थोड़ी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो, तो हम सिट्रस फ्रूट को हटा देंगे और बाकी सारी चीज सेम रखेंगे 1 दिन के लिए, और 24 घंटे बाद उससे पूछेंगे कि अब कैसा रिस्पॉन्स है। अगर एक ड्रामेटिकली उसकी सब कुछ ठीक दिख रहा है, 30-40% क्योर दिख रहा है, इसका मतलब जरूर जरूर वो सिट्रस फ्रूट इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है। इस तरह से आप उसको
अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज सिट्रस फ्रूट्स आर परफेक्ट। ये बहुत ही अच्छी चीज है ह्यूमिनिटी के लिए, कफ के लिए, इन सब चीजों के लिए सारे फ्रूट्स ही अच्छे हैं, और सिट्रस फ्रूट तो बहुत अच्छे हैं ही हैं। तो खैर अब यहीं पे इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे और बढ़ेंगे तो जितना भी आपने अभी समझा है वो सब हजम नहीं होगा, उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये पूरा 1 घंटे की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हैं, उससे जुड़े हुए जो स्लाइड्स हैं, वो तो मैं दे ही दूंगा। इस ट्रेनिंग को आप दिमाग में बार बार रखिए, इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, क्योंकि जितने सारे आपके पास सिचुएशन आएंगे या आ रहे हैं, वो इन्हीं में से आ रहे हैं। तो उन सारे सिचुएशन में आप दोबारा हमारे जो सुपर एक्सपर्ट हैं या इमरजेंसी टीम है उससे कंसल्ट ना करके आप सीधे सीधे जवाब दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर हमारे जो इमरजेंसी टीम को भी आप कांटेक्ट करेंगे, तो उनका जवाब भी यही होने वाला है जो मैंने पिछले 1 घंटे में आपको बताया भी है। और इनमें से अधिकतर चीज ऐसे ही है जो पहले भी आपने सीखा हुआ है, जस्ट आई रिपीटेड इट। तो खैर अब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्लेन अपने जो पेशेंट की कंप्लेन है वो लिख रहे हैं, तो वो लिखते रहिए अगले 5 मिनट तक। और लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ, तो मैं देख रहा हूँ इसका जवाब भी मैंने इस 1 घंटे में दिया ही है कहीं ना कहीं। शायद आपने उसको ठीक से सुना नहीं है। तो खैर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर तो उसका जवाब ऑलरेडी पिछले 1 घंटे में मैंने दिया है, तो जवाब मैं आपको नहीं दूंगा दोबारा से। मैं आपको यही इंसिस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसको इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। और कोई ऐसा अगर सवाल होगा जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो उसका जवाब मैं किसी न किसी फॉर्म में दोबारा से मीटिंग करके या वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जो आपका कंप्लेन है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगा तो ही आप पेशेंट को ठीक से देख पाएंगे। तो खैर दोबारा मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।